हेलो एंड वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, आपका होस्ट लेकर हाजिर हैं आपका मनपसंद शो। और आज हम देंगे आपके सवालों के जवाब। जी हाँ, काफ़ी सारे सवाल जवाब इकट्ठे हो गए हैं। आपके धन्यवाद, आपके मेल्स हमें लगातार मिल रहे हैं। बस हमारा फ़ोन कॉल ज़रूर अटेंड कीजिए और हमसे बातचीत कीजिए और आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और सारी बातचीत करने के लिए, इनफैक्ट आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं प्रॉप स्टोरी के को-फाउंडर आशीष महाजन। आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत करें उससे पहले क्विकली एक शॉर्ट ब्रीफ रियल एस्टेट के लिए। तो अब तो हम ऑलमोस्ट फेस्टिविटी में एंटर कर चुके हैं। जीएसटी कट के भी अनाउंसमेंट हो गए हैं। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नीचे आना या लोगों के पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा बचना, ये सब चीज़ें बातचीत हो रही हैं। क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं इस बार रियल एस्टेट पर ड्यूरिंग फेस्टिवल? बिपिन जी, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज हैं वो कंटिन्यूअसली इवॉल्व हो रही हैं। वो रिस्क कभी भी अभी फिलहाल जाता हुआ लग नहीं रहा है। कुछ पॉकेट्स हैं वो एक्सट्रीमली बहुत ही अच्छा कर रही हैं, जैसे हाई एंड रियल एस्टेट ने काफी अच्छा किया है कुछ सालों से। और मेन कंसर्न जो मुझे आ रही है कि एक तो मिड इनकम हाउसिंग, वो हर शहर के हिसाब से हम उसे डिफरेंट ब्रैकेट में डाल सकते हैं, लेकिन मिड इनकम हाउसिंग में सप्लाई भी थोड़ी कर्टेल रही बिकॉज डेवलपर्स ने इतना इंटरेस्ट लिया नहीं। और दूसरा क्या है, बाइंग पावर मिडिल क्लास की उतनी बढ़ नहीं पाई है। और विद एंटीसिपेशन की आईटी इंडस्ट्री हैज बीन स्लोइंग डाउन, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री गेमिंग इंडस्ट्री में सडनली बंद हो गई। सो ये सब का देखिए नेगेटिव इम्पैक्ट तो डेफिनेटली इकोनॉमी में होता ही है। और मुझे लगता है कि जो मैं काफी टाइम से बोलता आ रहा हूँ कि मार्केट डेफिनेटली स्लो है पहले से। हम्म। ओके, मैं कुछ पॉकेट्स हमेशा अच्छी करेंगे, वो हर बिजनेस में होता है। लेकिन डिसीजन मेकिंग लंबा होता जा रहा है। प्राइस ग्रोथ, मुझे नहीं लग रहा है कि किसी भी शहर में कोई प्राइस ग्रोथ हो पा रही है। ऑब्वियसली इस इंडस्ट्री को ये बोलना कि हम प्राइस कट कर रहे हैं, वो बहुत उसके बहुत सारे रेमिफिकेशन, मतलब बहुत सारे आउटकम्स होते हैं नेगेटिव साइड पे पूरे हेल्थ ऑफ द बिजनेस के लिए, तो कोई ऐसा बोलता नहीं है। बट अगर आप किसी भी शहर में आज वॉक करें, ड्राइव करें, तो आपको ऑफर्स, पेमेंट स्कीम्स और तरह तरह के और गिमिक की चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जो कि क्या कन्वे कर रही हैं हमें कि सेल करना अब उतना आसान नहीं रहा है रेजिडेंशियल साइड में। और ओवरऑल आई थिंक पिछले महीने भर से जीएसटी पॉजिटिव साइड, जीएसटी इम्पैक्ट पॉजिटिव साइड है। हम्म। ट्रम्प टैरिफ्स नेगेटिव साइड है। देयर इज सो मच कमेंट्री इंडिया के बारे में हो रही है वहां पे, तो हमें यही नहीं पता है कि उसका शॉर्ट और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हो सकता है। हम लॉन्ग टर्म में कह सकते हैं कि थिंग्स पहले अभी से बेटर हो जाएंगी, जी। भाई इससे खराब क्या हो सकता है, हम्म। राइट। तो लेकिन अभी तो शॉर्ट टर्म में तो यह है कि जो अभी सिचुएशन है वो और खराब हो सकती है। तो हम्म। वी डोंट नो व्हाट यूएस एंड अदर कंट्रीज में स्टार्ट imposing एज टैक्सेस ऑन इंडिया। और अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत सारे सेक्टर्स को इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। और इकोनॉमी जी। एक दो सेक्टर के चलने से नहीं चलती है, वो एक ना एक समय हमें कैचअप होगा। और रियल एस्टेट में डेफिनेटली मेरे हिसाब से स्लो डाउन है। मैं मंदी रिसेशनरी नहीं बोल सकता, जी। पर सेल परचेज की एक्टिविटी मेरे थोड़ी ख्याल स्लो से हो गई है। तो स्लो लेट्स सी, है। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि क्या ये फेस्टिव सीजन और जो राहत हम जिसकी बात कर रहे थे वो इतना बूस्ट दे पाती कि सेंटिमेंट उस लेवल पर जाए जहां ये एक्टिविटी वापस से आपको देखने को मिले। और इस एक्टिविटी को या इस सेंटिमेंट को काउंटर करने के लिए अब डेवलपर किस तरह के ऑफर या आगे चीज़ें लेकर आते हैं। वेल, चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू कर लेते हैं। राजीव कुंद्रा है हमारे पहले कॉलर जो कि दिल्ली से कॉल कर रहे हैं। राजीव साहब, स्वागत है आपका। क्या सवाल होगा? जी, मेरा सर आपसे रिक्वेस्ट और सवाल सवाल ये है कि मेरा एक फ्लैट है ग्रेटर नोएडा जीटा 1 में, एबीजे हाइट्स सोसाइटी में। इसमें लगभग 1200 फ्लैट्स हैं, ओके। जो हम लोग को 2014 में हम लोगों ने पेमेंट करके बिल्डर ने नोट यूज सर्टिफिकेट दे दिया था। उसके बाद कहा था कि मतलब अगले 5-6 महीने में पोजीशन मिल जाएगा, मतलब 2015 के एंड में या 2016 के बिगिनिंग में। ओह। पर तब से अभी तक ना पोजीशन मिला है, और 4-5 साल से पिछले
ये एनसीएलटी में चला गया है। अब हमको समझ नहीं आ रहा है कि हमारी इतनी बड़ी जो हमने एक तरह से मतलब सोचा था कि अपने फ्लैट में जाके रहेंगे, वो भी नहीं पूरा हो पा रहा है। हम इसकी भी ईएमआई दे रहे हैं, जहाँ पे रह रहे हैं उसका भी किराया दे रहे हैं। ये बड़ा एक अजीब सा सिचुएशन हो गई है। बहुत दुखद है राजीव जी, ऐसी चीज़ें हैं अभी भी। और इतने लोग 1200 आपने कहा फ्लैट्स रहा, तो आप जैसे 1200 लोग तो और होंगे ही होंगे वहाँ पर। तो आशीष जी क्या इनको सलाह दे सकते? कुंद्रा साहब ने ऑलमोस्ट 10 साल इंतज़ार कर लिया, अभी भी ईएमआई भर रहे हैं और प्रोजेक्ट तो एनसीएलटी में चला गया है। विपिन जी देखिए, एक एवरेज बायर के पास सरकार और सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट से राहत मिलना यही एक ऑप्शन है। ओके, रिसेंटली मैंने कुछ देखिए, पहली बात तो दिल्ली एनसीआर में इसके इंसिडेंसेस बहुत ज्यादा हैं। हाउएवर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि पूरे देश में ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली एनसीआर में। मैं रिसेंटली कुछ एक प्रोग्राम देख रहा था और उसमें काफी लोगों की स्टोरीज आई रिलेटेड टू डेवलपर्स लाइक सुपरटेक एंड वाटिका एंड ऑल। तो ये दिल्ली से है। आपको सिंगल हैंडेडली आप कुछ कर नहीं सकते। आपको पहले एक ग्रुप बनाना है, ग्रुप को एक केस लड़ना है। एनसीएलटी में करें, रेरा में करें, या फिर एनसीडीआरसी में करें। कई सारे मैकेनिज्म है, हर एक का एक तरीका अलग है, जो अनफॉर्चुनेटली जिसका आंसर मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक की फैमिली में कोई ना कोई स्ट्रगल कर रहा है इस चीज की। एक तो वर्डिक्ट्स आने में इतना टाइम क्यों लगता है, दूसरा वर्डिक्ट की इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो। तो ये इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा जवाब है नहीं। जिस कोर्स पे ये है अभी, उस कोर्स पे उनको डटे रहना है। हो सके तो अगर बैंक से छुटकारा चाहते हैं तो अपना लोन पे कर दीजिए। बहुत तरह के मार्केट मतलब लोगों की सिचुएशंस हैं, किसी की प्री एमआई सबवेंशन स्कीम्स और लोन पेमेंट, डिलीवरी डिले, मतलब इसके फॉर्म्स अलग अलग है। यूपी रेरा वैसे मैंने जो मेरी अंडरस्टैंडिंग, यूपी रेरा थोड़ा स्ट्रिक्ट हुआ है। तो अब लेकिन एक और चीज है विपिन जी, कि अगर आप रेरा में फाइट कर रहे हैं तो आप एनसीएलटी में नहीं जा सकते। ये सब भी आजकल एक नई चीज़ें ये आ गई है। हैं जी। कोर्ट इज सेइंग कि अगर आप एक जगह पे हैं तो आप पहले वहां से आप करिए। और डेफिनेटली रेरा में आपके पास पॉजिटिव वर्डिक्ट आता है, अक्रॉस द कंट्री पॉजिटिव वर्डिक्ट आता है, लेकिन उस वर्डिक्ट का होता क्या है वो किसी को मालूम नहीं। सो द ओनली सॉल्यूशन जो मैंने अभी तक देखा है कि कोई और डेवलपर आके उस प्रोजेक्ट को टेक ओवर करे। इनफैक्ट ग्रेटर नोएडा में मैंने रिसेंटली आई वाज रीडिंग, तो टॉप डेवलपर लाइक शोभा लिमिटेड हैव टेकन अप सब प्रोजेक्ट जो जी, जी। डिस्ट्रेस में। ठीक है, तो इस तरह की अगर कोई भी चीज स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, ओके। लेकिन अगर इस तरह की कोई चीज होती है, नथिंग लाइक इट, जैसे एनबीसीसी हैज टेकन ओवर आम्रपाली के कई सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और वो डिलीवरी भी हो रही है एंड ऑल दैट। तो जो भी कोर्स पे है उनको डटे रहना और ग्रुप में ही काम करना है। सिंगल इंडिविजुअल इसमें कुछ खास अचीव कर नहीं पाएगा। जी बिल्कुल। तो राजीव जी कहानी ज़रूर दुखद है, खेद वाली है कि अभी भी तमाम इतने रेरा और इस तरह के कानूनों के बावजूद भी, क्योंकि ये आपका मामला थोड़ा उससे भी पहले का है और आज तक इसका सॉल्यूशन नहीं निकला है। लेकिन जैसा यहाँ पर आशीष जी ने कहा कि अब 10 साल तक इंतज़ार किया, लेकिन इसे अभी छोड़ देंगे तो भी गलत हो जाएगा। कलेक्टिवली मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की लड़ाई चल भी रही होगी, सब कुछ हो भी रहा होगा, आपने वकील वगैरह हायर किए होंगे, मामला एनसीएलटी में भी है, लेकिन थोड़ा सा होप और रखनी चाहिए। थोड़ी प्रोएक्टिव हुई हैं सरकारें इसको लेकर, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी। अगर ये कोई और डेवलपर इसको आके ले लेता है तो माइट भी के 1-2 साल में कभी आपके घर आपको मिल जाए या एटलीस्ट आपका पैसा आपके हाथ में आए। तो अभी इसे गिव अप मत कीजिए, हम ये कह रहे हैं, अगर आपने 10 साल इंतज़ार किया है। आगे बढ़ते हैं, अगले हमारे कॉलर है शिवांश कुकरेजा और ये भी कॉल दिल्ली से है। कुकरेजा साहब स्वागत है आपका, क्या सवाल होगा? हेलो, नमस्ते सर। जी नमस्कार। हाँ जी सर, मुझे ये पूछना है कि मैंने रहने के लिए घर परचेज करना है। हाँ। और मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो अभी मैं कुछ टाइम पहले गया था, जेएमएस बिल्डर है, तो वो बना रहे थे मेजेस्टिक गुड़गांव में मानेसर के पास। ओके, तो क्या वो परचेज करना सही रहेगा? तो कह रहे हैं कि 30:70 पे आपको पेमेंट देनी है, 30 अब और 2 साल बाद 70%। तो ये तो एक तरह की सबवेंशन स्कीम है जिसकी वो बात कर रहे हैं। हाँ जी।
ठीक है जी, बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए, एक तो वैसे तो सबवेंशन स्कीम बंद हो चुकी हैं, लेकिन वो अलग अलग नामों से और अलग अलग प्रकारों से आ जाती हैं घूम फिर के। और ये जेएसएम ग्रुप है कोई, मैं नहीं जानता, आशीष जी से पूछेंगे इसके बारे में। मानेसर सेक्टर 9 गुरुग्राम में 3 BHK 1.48 करोड़। इनका सवाल वाजिब है सर कि क्या इनको भी नहीं समझ में आ रहा कि क्या आगे बढ़ना चाहिए फिर ये इस तरह की स्कीम्स के साथ? बिपिन जी, मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में ढूंढने का कोशिश किया, मुझे इतना कुछ इन्फॉर्मेशन मिला नहीं। बट मैंने मैप्स पर चेक किया कि सेक्टर 9 कहाँ है मानेसर में। देखिए, पहली बात तो मानेसर की बात कर लेते। मानेसर एक समय पे बहुत तेजी में था, आज से 10-12 साल पहले जो रियल एस्टेट में रैली हुई थी कि गुड़गांव कॉस्टली हो रहा है, तो उसकी सैटेलाइट, गुड़गांव की भी सब सैटेलाइट सिटीज हैं। जैसे कि मानेसर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लाइक हीरो होंडा, होंडा कार्स एक्सेट्रा के वहाँ पे प्लांट्स हैं। तो ये मानेसर विल टेक ऑफ। पर अनफॉर्चुनेटली जब स्लो डाउन हुआ रियल एस्टेट में, देन लोगों ने रियलाइज किया कि गुड़गांव में ही इतनी जमीन और प्रोजेक्ट्स ओपन हो गए कि मानेसर जाने की जरूरत ना पड़े। तो मैंने आज काफी टाइम बाद कोई मानेसर का प्रोजेक्ट का बारे में सुना, तो मैं खुद ही क्यूरियस था उसके बारे में। देखिए, अब एक चीज तो हो गई कि गुड़गांव सीमिंगली सुपर लग्जरी क्लाइंट के लिए ही रह गया है इस तरह वहां पे सप्लाई है। तो ऑब्वियसली गुड़गांव से जो शहर कनेक्ट होते हैं आसानी से, उनमें आप रिलेटिवली अफोर्डेबल या मिडिल इनकम हाउसिंग कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हमारे मानेसर से लेके गुड़गांव तक कनेक्टिविटी बियॉन्ड रोड मेट्रो और इस तरह से भी होना शुरू। आई थिंक पेपर पे काफी प्लान्स है, तो ये सब होने लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर गुड़गांव में रेट कम होने ही नहीं है और मिडिल इनकम के लिए कुछ आएगा नहीं, तो उनको थोड़ा शहर से दूर रहना होगा। 15-20 किलोमीटर का फर्क पड़ जाता है गुड़गांव से मानेसर का। और जो अभी करंट हाईवे है वो इतना कन्वीनियंट है नहीं, मे बी अभी कुछ चेंज हो गया तो आई डोंट नो। जी जी। बट जो कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे है वो मानेसर के थ्रू ही जाता है, जो कि दिल्ली को बाईपास करता है और गुड़गांव को भी बाईपास करता है। तो उसके कारण इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की एक्टिविटी और बढ़ते जा रही है। तो वो ये सब उसके लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट है। बाकी गुड़गांव में या दिल्ली एनसीआर में अगर पेमेंट स्कीम नहीं हो तो शायद सेल होती नहीं है रियल एस्टेट। तो उस हिसाब से ये इवेलुएट कर सकते हैं। मेन चीज इनको क्या देखना है कि क्या ये ग्रुप मेरी प्रॉपर्टी बना पाएगा, और स्क्वायर फीट रेट में रियली गुड़गांव और मानेसर के बीच में 20-25% का डिफरेंस मिल रहा है इनको कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि तभी एक अच्छा डिसीजन हो पाएगा। अदरवाइज वो गुड़गांव में थोड़ा हार्डवर्क करके ढूंढे तो इनको कोई रेडी प्रॉपर्टी मिल जाएगी सिमिलर बजट में, मे भी थोड़ी छोटी हो। ज्यादा डिटेल्स थी नहीं प्रोजेक्ट की, तो मैं कुछ ज्यादा बता नहीं पाऊंगा। नहीं नहीं, बट ठीक है। यही चीजें हैं जो इनको इवेल्युएट करनी। बाकी जेएमएस का जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, उन्होंने काफी सारे रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज गुड़गांव के डिफरेंट लोकेशंस पे करी हुई हैं। तो उसके उनमें विजिट करके आइडिया ले सकते हैं ठीक है, कि किस तरह के डेवलपमेंट्स हैं। फटाफट एक ईमेल में और ले लेता हूं, और ये है भी दिल्ली से है, सुनील शर्मा जी का। और लेकिन ये प्लॉट जो देख रहे हैं वो मुंबई की तरफ देख रहे हैं, एमएमआर की तरफ। नेरुल में अभिनंदन लोधा ग्रुप के प्रोजेक्ट में प्लॉट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। नवी मुंबई, अटल सेतु और तमाम जो मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है मुंबई में, बन चुका है, उसकी काफ़ी चर्चा भी है, इसलिए लोगों को लगता भी है। तो आशीष जी ये पूछ रहे हैं कि क्या ये सब के होते हुए नेरुल में एक प्लॉट लेना एंड ये अभिनंदन लोढ़ा ग्रुप से लेना, ये सब सही बैठेगा और ये इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा इनको मिलेगा? बिपिन जी, अभिनंदन लोढ़ा एक ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट क्लास क्रिएट कर रहे हैं अक्रॉस इंडिया। तो बहुत लोगों इनकी टिकट साइज बहुत अट्रैक्टिव रह रही है, तो ये बड़े शहरों से थोड़ा दूर कनेक्टेड रोड्स, हाईवेज, रेलवेज, इनके थ्रू जो शहर छोटे गांव या छोटे कुछ एरियाज, ऑफ बीट एरियाज हैं, वहां पे इन्होंने बड़े बड़े टाउनशिप्स कंसीव किए हैं। इनमें पहली बात तो उसी को एंटर करना चाहिए जो 8-10-15 साल का व्यू रख सके। ओके। और ये सोच सके कि हाँ, इंडिया प्रोग्रेस करेगा और शहर जो है वो आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, और जिन इन लोकेशंस तक वो एक समय पहुंचेंगे। सेकंड थिंग जो है कि एफ्लुएंस इंडिया में इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ दीज प्रॉपर्टीज सेकंड होम बायर, थर्ड होम बायर,
रेंटल एज इन एयरबीएनबी इस तरह के कॉन्सेप्ट में ही शायद डेवलप होंगी ओके इन फ्यूचर। अभी वहां पे कोई डेवलप करने का कोई मतलब ही नहीं ओके। तो एंड थर्ड कि ऐसी इन्वेस्टमेंट क्लास क्रिएट हो तो वो ट्रेडेबल रहे फ्यूचर में। तो इनकी ये बात एकदम करेक्ट है कि नया एयरपोर्ट मुंबई का आ रहा है तो इस जगह से पास पड़ेगा। मुंबई से कनेक्टिविटी थ्रू अटल सेतु इम्प्रूव हो गई है, लेकिन एक और चीज जानने की जरूरत है कि ये इतना पास भी नहीं है कि इन लैंडमार्क्स तक पहुंचने में आप लाइक 10-15 मिनट लग रहे हैं आपको, शायद मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटा तो यहीं तक पहुंचने लगेगा और फिर फर्दर मुंबई ओके। तो बट अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट के लिए अमाउंट है और उनको लग रहा है कि एक छोटा टिकट इन्वेस्ट करना है तो डेफिनेटली ये करा जा सकता है, बिकॉज इनका सेलिंग स्ट्रेटेजी, प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी सब कुछ बहुत यूनिक है जो इंडिया में शायद अभी तक किसी ने इतना देखा नहीं है। ऐसे ऐसे शहरों में और लोकेशंस में इन्होंने ये सब प्रोजेक्ट्स लाए हैं। जी चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम इस सवाल जवाब के सिलसिले को यहाँ समाप्त करेंगे। आशीष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार आपके लिए लेकर आएंगे वीलक्स DXP की पहली झलक गुरुग्राम से। छोटा सा ब्रेक।